दिस इज़ आर पार्ट 5 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब तक के जो भी 4 लेक्चर्स हमने किए, जो भी 4 वीडियो हमारे हैं, इन 4 वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें सभी देखी है और फंडामेंटल्स पे बात की है। जैसे कि हमने इलास्टिक नेचर, प्लास्टिक नेचर के बारे में पढ़ा है। हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में 3 टाइप कवर किए हैं, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, और उसके बाद कवर किया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके पहले के पार्ट में ही हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, और अब हमने ये भी देखा शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। उसके बाद मॉडुलस कवर किए। मॉडुलस के बाद एक कॉन्सेप्ट आया था, उसका नाम था पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो का हमने देखा कि कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमने एनर्जी के बारे में बात की और एनर्जी कैलकुलेट की, और साथ में हमने बीम डिप्रेशन के बारे में देखा कि बीम कैसे डिप्रेस हो जाते हैं। उसमें 2 टाइप कवर किए, एक रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात की और एक सर्कुलर बीम के, दोनों के फॉर्मूले हमने देखे। उसके बाद में हमने हॉलो वायर या फिर एक सॉलिड वायर, या उसको आप रॉड कह सकते हो, उनके टॉर्क कैलकुलेट करने के बारे में देखा, और जहाँ हमें पता चला कि जो हॉलो सिलेंडर होता है या हॉलो वायर होती है, उसका जो टॉर्क होता है या स्टिफनेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड से। अब ये सारा आने के बाद जो जिसके लिए इतना सब कुछ बेसिक किया गया, वो क्या है, हम MCQ कर पाते हैं या नहीं। MCQ की स्टार्ट हमेशा हमें ईजी प्रॉब्लम से करनी चाहिए, डायरेक्टली एकदम बड़े चीज़ पे ये नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट हेवी चीज़ लेंगे तो थोड़ा मेंटालिटी निगेटिव होता है, और यहाँ सब कुछ खेल आपके पॉजिटिव रहने का ही। अगर आपका परफॉर्मेंस आपको लगता है कि आप अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, तो प्रॉब्लम समझने के लिए मेंटालिटी सेट होना ज़रूरी है। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला MCQ ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नीट 2019 का सवाल सॉल्व करता है। सबसे पहला काम, सवाल को शांति से पढ़ो, शांति के साथ नहीं, शांति से पढ़ेंगे। चलो, क्या कहा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट मटेरियल XY। X और Y 2 अलग अलग मटेरियल है, और उसके लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ की। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये सवाल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको ये क्लियर करना चाहिए इस सवाल के पहले कि क्या आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिटेल नॉलेज है, तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाले लेक्चर में आप उसको देखो, नोटबुक में चेक करो, आपकी नोट्स में उसको परफेक्ट करो, फिर इस सवाल को हैंडल करना है, मतलब हैंडल हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने सिखा दिया आपको। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल X। ठीक है, एक मटेरियल है तो मैं इसका क्लासीफाई करता हूँ, एक मटेरियल लेता हूँ X और एक मटेरियल लेता हूँ Y। इन्होंने कहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ की X मटेरियल के लिए, Y मटेरियल के लिए। ये ऑब्जर्व हुआ दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, मतलब वायर टूटी नहीं, अभी भी स्ट्रेंथ है उसमें, हम खींच रहे हैं वो खींची चली जा रही है, एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर टू क्लोज। तो इसमें जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेस और यहाँ होता है स्ट्रेन। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नॉर्मल, और यहाँ पे मिल जाता है हमें फ्रैक्चर पॉइंट। अभी शॉर्टकट लिखता हूँ, फ्रैक्चर पॉइंट। यह यहाँ पे आएगा आपका यील्ड पॉइंट, या थोड़ा ऊपर नीचे, अभी मैं प्रॉपरली नहीं बना रहा हूँ, यील्ड पॉइंट। ये आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है कि भाई आप खींच रहे हो, खींचा जा रहा है, खींच रहे, खींचा जा रहा है, लेकिन अभी भी वो टूटा नहीं है, इलास्टिक नेचर वो बता रहा है। और फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है कि अब वो अपनी इलास्टिक नेचर हमेशा के लिए खो देता है, और प्लास्टिक में यानी वो चेंज हो जाता है या वो टूट जाता है। ठीक है, तो X के लिए क्या देखा उसने कि उसका स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, एकदम पास है। तो मैं उसको थोड़ा पास लेके आता हूँ, स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट को क्या कर देते हैं, हम पास लाते हैं। मैं कुछ इस तरह उसको बना देता हूँ, यही मिल गया मुझे फ्रैक्चर पॉइंट। बस इसके आगे और खींचोगे और स्ट्रेस लगाओगे तो वो टूट जाएगा, और यही मैं इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, बट आर फार अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल Y। लेकिन मटेरियल Y के लिए ऐसा नहीं है, उसका फ्रैक्चर पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट काफ़ी दूर है। उसके लिए भी आप ग्राफ बना देते हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब सिंपल क्या करना है, हमें पहले ही सवाल में ये इंटीमेशन मिला है कि व्हेन यू स्टार्ट ये DPP और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तुरंत MCQ नहीं करना है, आपको पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंफर्ट ओके करना है एकदम, और फिर न्यूमेरिकल के पास आना है। नॉमिनिकली नाम देना है इसके कि ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, आप खींच रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद यील्ड पॉइंट का है, स्ट्रेंथ का है, फ्रैक्चर पॉइंट का है, कैसे उसका बिहेवियर होता है मेटल वायर के लिए। इनका कहना है कि इसका स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फ्रैक्चर पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ कहीं मान लेता हूँ मैं, और ये बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है।
ऐसा उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। अब इस इंफॉर्मेशन में वी कैन से दैट द मटेरियल एक्स क्या है एंड मटेरियल वाई आर लाइकली टू बी। तो एक्स और मटेरियल और वाई मटेरियल आपको क्या लगता है क्या होंगे? चलो फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, डक्टाइल, ब्रिटल, ब्रिटल, डक्टाइल, ब्रिटल, प्लास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल कैसा नेचर है, क्या बोलेंगे डक्टाइल क्या चीज़ होती है? व्हाट इज डक्टाइल नेचर? डक्टाइल किसको बोलते हैं हम? दो चीज़ें होती है, एक डक्टाइल और एक मैलिएबल नेचर। डक्टाइल मतलब जिसमें से क्या बना सके हम, वायर। डक्टाइल मतलब वायर। अगर आप मानो एक कॉपर का एक रॉड है, अगर इसको आप ड्राइंग मशीन में डालोगे, एक मशीन आती है जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, आपने कभी वायर देखी होगी ना, तो वायर में से ऐसी छोटी छोटी तार बाहर आती है, छोटी छोटी ऐसी तार होती है बिल्कुल पतली पतली। तो ये तार ज़मीन से नहीं होगी या खेतों में नहीं होगी, ये तार कॉपर से ही खींच के बनाई गई है। तो कॉपर जो है या मेटल जो है ना, वो तार बना सकते हैं। तार बनाने के लिए या वायर बनाने के लिए खींचना पड़ता है, खींचने के बाद वो टूटती नहीं है, खींची चली जाती है और इसमें से एक छोटी सी तार बाहर निकलेगी। ऐसी बहुत सारी तार निकालेंगे, फिर वायर उसकी बनाएंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो डक्टाइल नेचर वो नेचर है जिससे कोई भी मेटल अपने आप या अपनी बॉडी से क्या निकालने देता है, तार। तार निकालना मतलब उसका नेचर क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। तार निकालते वक्त तो खींचना पड़ा ना, तो क्या वो टूट गई? नहीं, वो टूटी नहीं। टूटी नहीं मतलब क्या हुआ, क्या उसका फ्रैक्चर पॉइंट पास था? अगर इसका फ्रैक्चर पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट पास होता तो टूट जाता। आप खींच रहे हो, काफ़ी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, लेकिन भी ये टूटा नहीं, इसका मतलब इसका फ्रैक्चर पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट लॉन्ग डिस्टेंस पे है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, फ्रैक्चर नहीं हुआ। ये होता है डक्टाइल नेचर। उसके बाद आता है ब्रिटल नेचर के बारे में। स्ट्रांग है लेकिन अगर फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी, ब्रिटल नेचर उसको बोलते हैं। है सॉलिड ही, स्ट्रांग है, लेकिन अगर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी। आई बात समझ में? ये होता है ब्रिटल नेचर। तो आपको एक्स में क्या दिखा सर, इसका स्ट्रांग पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट पास पास है। क्या है? पास पास। जैसे कि मान लो चौक है, चौक पकड़ लो हाथ में, थोड़ा फोर्स लगा दो, टूट जाता है। आई बात समझ में? पापड़ की तरह बिल्कुल। अभी पापड़ का कहाँ निकालेंगे हम, मसाला पापड़ हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटल नेचर। तो ये कौन सा नेचर बता रहा है, जल्दी टूटने वाला, ब्रिटल। तो एक्स क्या बता रहा है हमें, ब्रिटल नेचर। और वाई क्या बता रहा है हमें, डक्टाइल नेचर। कौन सा नेचर बता रहा है, डक्टाइल। तो तुम खींचोगे ना तो हम तार बन जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो ऐसा ढूंढो कि एक्स को लिए ब्रिटल हो और वाई मटेरियल के डक्टाइल हो। ब्रिटल, ब्रिटल, डक्टाइल। मेरे ख्याल से हमें बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हो गया सॉल्व। तो पहले सवाल में हमें किसका सामना करना पड़ा, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आनी चाहिए। उसके बाद हमें ब्रिटल और डक्टाइल नेचर पता चाहिए, स्कूलिंग में आपको आता है। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट। सवाल नंबर 2 को करेंगे। तो एक आईएमपी सवाल था, प्यारा सवाल ये रहा, प्यारा राज दुलारा मम्मी का लाडला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर, वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। क्या ढूंढना है हमें, मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ये ढूंढना है ऑफ स्टील वायर जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 1 मीटर। इसको हम कैपिटल लेंथ लिखेंगे, कैपिटल एल कितनी आ गई, 1 मीटर। इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट यहाँ लिख देता हूँ, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, एक्चुअली वो बता रहा है आपको स्ट्रेस, वो क्या आएगा आपका, एंड यंग मॉडुलस, एंड यंग मॉडुलस मतलब वाई। तो इलास्टिक लिमिट कितना है आपका, रिस्पेक्टिवली यार 8, सॉरी इलास्टिक लिमिट यहाँ आएगा 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा सब कुछ देख के रखा है। Why they use elastic limit? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. हुक्स ने हमें बताया इलास्टिक लिमिट में, हम लिमिट के बाहर नहीं जा रहे। तो इलास्टिक लिमिट में अगर आप रहते हो
तो कैसे चेक किया जाएगा? बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट में रहना स्टील का मतलब उसका क्या है कि वो कितना वजन सह सकता है, इसका मतलब वो कितना स्ट्रेस सह सकता है। मेरी ये कहाँ गई स्प्रिंग की वायर? ठीक है, जब स्प्रिंग हम खींचते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं? खींच रहे हैं। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल शेप है, हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग खींची जा रही है, स्प्रिंग खींची जा रही है, स्प्रिंग को खींच रहे, स्प्रिंग खींची जा रही है। तो जितना हम खींचने के लिए फोर्स लगाएंगे, जितना हम खींचने के लिए क्या लगाएंगे नीचे? फोर्स। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी तब, या वायर क्या करेगी? उतने ही अमाउंट का अपोजिट क्या लगाएगी खुद पे? स्ट्रेस। ये कब तक चलेगा? जब तक चीज किस में रहेगी? इलास्टिक लिमिट में। अगर लिमिट टूट जाए तो खत्म स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? खत्म। फिर से सोचो, आराम से सोचो। एक वायर है, उस पर आपने फोर्स लगाया, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या होगा? बाहर से लगाया गया फोर्स। हम उसको खींच रहे हैं और काफी इलॉन्गेशन कर दिया है, अभी भी वो टूटी नहीं है। तो हमने जो लगाया ना वो है भाई एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं डी फॉर्मिंग फोर्स, जो उसका फॉर्म बदल दे, डिफॉर्म कर दे उसको। तो जब आप वायर को खींचते हो ड्यू टू यंग्स मॉडुलस, वो भी आपको क्या करती है? ऊपर खींचती है, जिसके कारण वायर के छोटे छोटे एटम में क्या आ जाता है? स्ट्रेस। तनाव आएगा ना। अगर मैं पानी की बकेट उठाऊंगा तो वो बकेट मुझे नीचे खींचेगी, तो मैं ऐसा थोड़ी चलूंगा। तो मैं क्या करूंगा? बकेट को ऊपर खींचूंगा, तो मेरे हाथ पे क्या आएगा? बाल्टी क्या लगा रही है? डीफॉर्मिंग फोर्स। और अंदर क्या आ रहा है? स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट में स्टील क्या लगाएगा फिर? स्ट्रेस। अब इनका क्या कहना है? हमें मैक्सिमम इलॉन्गेशन बताओ। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? डेल्टा एल, डेल्टा एल या एल की वैल्यू, जिसको हम क्या कहेंगे? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल कब पूछा गया है? नीट 2024। ठीक है, तो आईएमपी सवाल है। तो फॉर्मूला सबको पता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को एज इट इज रखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू डायरेक्टली दे चुके हैं हमें। ये देखो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हमारे पास है। क्या मैं स्ट्रेन को ऐसा लिख सकता हूं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलेगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। भूले तो नहीं आप? ऐसा नहीं भूलते सर। ठीक है, क्या बताया था हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला? स्ट्रेन क्या होता है? अभी लेंथ के बारे में बात चल रही, तो कौन था स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन। व्हाट इज दैट? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। आ रहा समझ में? बराबर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल, तो ये ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई? एल। और चेंज इन लेंथ क्या है आपकी? ये डेल्टा एल, ये छोटा सा डेल्टा एल या एल लिख दो, तो ये हो गया आपका डेल्टा एल। अलग अलग किताबों में अलग लिखते हैं, कोई छोटा एल लिख रहा है, कोई डेल्टा लिख रहा है, हमें चेंज इन लेंथ चाहिए, ऐसा लिख दिया। और हमें निकालना क्या है? इलॉन्गेशन, मतलब हम डेल्टा एल ढूंढना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको उधर ले लेता हूँ। सो ये डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इधर चला गया और यंग्स मॉडुलस नीचे आ गया। स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। हमें डेल्टा एल निकालने का ना, तो ये सेल का क्या काम हुआ? भेज दो उसको दुबई में। डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेस हुआ अपॉन यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। हाँ, क्या ये सब कुछ हमारे पास है? क्या ये सब कुछ है सर? माँ है, बहन है, सब कुछ है, बस स्ट्रेस है क्या? हाँ है सर। कहाँ है स्ट्रेस? ये वाला स्ट्रेस क्या है? 8 × 10⁸। उसके बाद स्ट्रेस डाल दिया। ओरिजिनल लेंथ कितनी? कहाँ है? हाँ 1 mm नहीं 1 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी? 1 मीटर। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। तो ये हो गया कितना? 4, और ये -11 चला गया ऊपर, तो -3, 4 × -3। तो 4 × -3 को क्या मैं 4 10⁻³ मतलब mm लिख दूँ? mm, तो होना चाहिए ये जवाब हमारे पास 4 mm। ये रहा सही जवाब ए। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ भी नहीं किया हमने वही बेसिक फॉर्मूला यूज किया, 2024 में पूछा है, और कोई कॉम्प्लेक्स सवाल है ही नहीं। मानो कि जैसे कि स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की थ्योरी एग्जाम में आया हुआ सवाल। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिखा क्योंकि स्ट्रेस तो डायरेक्टली देके रखा है, लेकिन हाउ दे एक्सप्रेस द स्ट्रेस? दे एक्सप्रेस इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील।
क्या होता है लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जब आप वायर को या स्प्रिंग को खींचोगे, ठीक है 2 मिनट मैं स्प्रिंग ढूंढ ही लेता हूँ ताकि आपको, और ठीक है यही हम अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। अगर ये स्प्रिंग हमारे पास है और स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, हम स्प्रिंग को खींच रहे, खींची जा रही, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी भी वो इलास्टिक लिमिट में है? क्योंकि मैं छोड़ दूँ तो वो वापस ऊपर आ जाएगी। हम और उसको खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे, इसका मतलब जब तक खींचा जा रहा है वो कौन सा नेचर बता रही है? इलास्टिक। तो जो मैं नीचे खींच रहा हूँ, नीचे, तो नीचे खींचे वाला जो फोर्स है, नीचे जो हम खींचते हैं वो तो हमने लगाया हुआ फोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिक लिमिट में हम जब तक खींचते हैं वो कौन सा फोर्स होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो जब खींचा जाएगा तो ये रस्सी, ये वायर या स्प्रिंग ऊपर कितना लगाएगी खुद के लिए? स्ट्रेस। खींचेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेस। क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेस। क्योंकि जब हम उसको नीचे खींचते हैं तो स्प्रिंग वांट या स्प्रिंग ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो वही एक्चुअली स्ट्रेस का वैल्यू। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये एकदम लल्लू टाइप का प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेन की जगह पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डाल दी, हमें इलॉन्गेशन ढूंढना था, इसको यहाँ शिफ्ट करवाया पूरा की पूरा ताकि कंफ्यूजन ना हो, वाई को नीचे लाया, चेंज इन लेंथ ढूंढना है तो एल को इधर डाल दिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू तो हमारे पास था, इलास्टिक लिमिट वो डाल दिया हमने, वाई का यंग्स मॉडुलस डाला और जो लेंथ थी वो 1 डाल दी, कैलकुलेट किया तो 4 × 10⁻³ आया। अब आंसर आ गया 4 mm। यहाँ पे गूगली हो सकती है कि देखो 4 रिलेटेड ये ऑप्शन है, डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपके मार्क्स चले गए। तो परफेक्ट करना एकदम, ठीक है। जिनका हो जाए वो नीचे वाला प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। मेरे ख्याल से डन है, ईजी है काफ़ी। चलो आगे चलने का। ओके हाउ, अब क्या रखा है हमारे लिए आगे? लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग से एक वायर को सस्पेंड कर दिया है रिजिड सपोर्ट लगा के, एंड स्ट्रेच बाय वेट W। चलो सीलिंग बनाते हैं। सीलिंग, इससे एक वायर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है बाय अप्लाइंग सम वेट। और वेट नीचे है तो कितना लगेगा भाई? mg लगेगा। पूरी दुनिया को पता है, मतलब आप भी दुनिया में। वेट अटैच बाय फ्री सस्पेंडेड, अटैच बाय फ्री जो एंड था ये तो पैक हो गया ना, ये एंड, और एक फ्री एंड था उसको एक वेट लगा दिया। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ वायर। तो बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे लॉन्गी, कौन सा? लॉन्गी, ऐसा वैसा नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा? तो भाई व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल में? आपने देखा ना, आपको याद है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसा लिखते थे हम? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अप्लाइड फोर्स एफ होता था और एरिया का होता था ए। लिख देता हूं मैं, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन कितना फोर्स लगा है सर? जितना वजन आपने लटकाया होगा, जितना वजन लगेगा उतना ही क्या काम करेगा उस पर? फोर्स। तो भाई जो वजन है वही फोर्स है। भाई बात समझो, मानो ये बेंच है, बेंच पे एक बंदा बैठा है, ये बंदा बैठ गया, अब अपनी तशरीफ के कारण उसने बेंच पे क्या लगाया? फोर्स। तो क्या मैं बोल दूं उसका वजन ही है उसका फोर्स? ठीक है। बाहुबली मूवी देखी ना सबने? उसमें एक महिला होती, ठीक है, क्या नाम होता है उनका? माता शिवगामिनी देवी, शिवगामिनी। और उनका एक टैगलाइन है बड़ा, बताओ क्या टैगलाइन है? मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो हमारे फिजिक्स में हम यही बोलेंगे, मेरा वजन ही है हमारा फोर्स। तो मैं फोर्स की जगह पे W लिखी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माई लाइफ, हाँ फिजिक्स लाइफ, फिजिक्स रूल्स, हमारे रूल नहीं चलेंगे। सो W अपॉन ए, मतलब W और A, वाह क्या बन चुका है? WA कहाँ है? D ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। मतलब ये सवाल नहीं था, फिर भी ये सवाल आया था नीट 2023 में। ये सवाल ही नहीं है, जो हमें डेफिनेशन पता है वो लिखवाई, और फोर्स कितना है, वजन इतना, तो W लिखवा दिया, हो गया सॉल्व। मजाक उड़ा के रखा है उन्होंने नीट का, ठीक है ना? ठीक है, चलो छापो इसको फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये छाप लिया, आगे बढ़ता है।
2022, क्योंकि हमने 19 कर लिया, 23 कर लिया, 24 कर लिया, तो 22 वालों को लगा हमें कोई इज्जत देता नहीं है, हम देंगे उसको इज्जत। नीट 2023 का प्यारा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत डिटेल में पढ़ना है और ये क्वेश्चन मज़ेदार होते हैं क्योंकि ये रीजन और एसर्शन वाले सवाल होते हैं। तो एसर्शंस क्या है वो पढ़ते हैं। एसर्शन है और यहाँ पे उसका रीज़न दिया है, मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन दी है और उसका रीज़न दिया है, हमें देखना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है या क्या क्या है। पहला पढ़ता है। हाँ, अभी ये इंग्लिश में जो झाड़ दिया वो भी सुनो। द गिवन बिलो स्टेटमेंट 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड 1 इज लेबल्ड एज अ रीजन। ठीक है, देखो क्या स्टेटमेंट है। द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन सा मॉडुलस यूज करना चाहिए? शियर मॉडुलस। ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। तो जब जब स्प्रिंग रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना तो आप कौन सा मॉडुलस यूज करना उसको कैलकुलेट करने के लिए? शेयरिंग मॉडुलस। शेयरिंग मॉडुलस मतलब कौन सा मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। आई बात समझ में? ये सब कुछ हमने देखा है, मतलब एमसीक्यू नहीं पढ़ा, एमसीक्यू पढ़ते ही हमने उसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर ली ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब वो रीजन क्या मार रहा है इसके लिए? द रीजन इज अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल। ठीक है, कॉपर की जो स्प्रिंग होगी उसकी मोर टेंसाइल होगी, तो ये ज़्यादा टेंसाइल नेचर बताएगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। टेंसाइल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, खींचने की, मतलब आप वायर को खींचोगे ना कॉपर की, खींची जाएगी, टूटेगी नहीं, खींचते ही रहो, ऐसा उसका कहना है। देन स्टील स्प्रिंग, लेकिन हाँ उसका कहना है कि स्टील स्प्रिंग से ज़्यादा है। ये स्टील की स्प्रिंग व्हाइट कलर की दिखाता हूँ, काहे ही स्टील स्प्रिंग, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका कहना है बबुआ का कि कम है, काहे ही कम और ई ज़्यादा है, ऐसा बाबूजी कह रहे हैं। चल बे, हाँ ठीक है। ऑफ सेम डायमेंशन, इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आप इस पे सोचो, क्या हमें स्प्रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन वो सारी जानकारी निकालने के लिए, या कितना खींचा जा सकती है ये निकालने के लिए कौन सा मॉडुलस यूज करना सही रहेगा? आप मुझे बताओ। यंग्स मॉडुलस किसके लिए यूज करेंगे हम? यंग्स मॉडुलस लेंथ के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? लेंथ। बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क को मैं बीटा नाम देता हूं, किसके लिए यूज करेंगे हम? वॉल्यूम। ठीक है, स्प्रिंग के लिए क्या जाना चाहिए? देखो आप स्प्रिंग को समझो, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो आपको लग रहा है कि केवल वो लंबाई में बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको अगर अच्छे से देखोगे, जब स्प्रिंग हम खींचते हैं तो यहां देखना, ये बीच में जो निगेटिव है ना, ये वाला मैं जहां अंगूठा दिखा रहा हूं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा ट्विस्ट हो रहा है? ये देखो यहाँ पे, ये जगह पे क्या हो रहा है? वो शेयर। क्या हो रहा है? शेयर। आपके लिए लग रहा है वो खींचा जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है भाई, वो ऐसा ट्विस्ट होता है। क्या होता है? ट्विस्ट। और ट्विस्ट होना इज रिलेटेड टू व्हाट? शेयर। ट्विस्ट किसके बराबर है? शेयर के बराबर। तो यहाँ क्या समझेगा आपको, कौन सा मॉडुलस यूज करना सही है? शेयरिंग स्ट्रेस। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेंथ में क्या चेंज होनी चाहिए? केवल लंबाई, लेंथ खींची जानी चाहिए जो सीधी हो, तब ये यूज करना सही है और वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट इजी मिलेगी। लेकिन जब स्प्रिंग को खींचा जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो क्या होगी? शेयर करेगी। शेयर मतलब वो जैसे ना उसको थोड़ा ट्विस्ट मिलता है, एंगल बदलता है उसका। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है? कि शेयरिंग ही है, शेयरिंग स्ट्रेस है, वही आपको यूज करना है। एसर्शन में कौन सा मॉडुलस यूज करोगे? शेयरिंग मॉडुलस। उसको ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो क्या है? बोलो कौन सा? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और शेयरिंग स्ट्रेन होता है चेंज इन एंगल, जो कि हम tan थीटा के बराबर लेते हैं। और tan थीटा आपको याद होगा कैसे निकालते थे हम? मानो कि एक बॉक्स है, दिस इज बॉक्स, अगर हम उसको टेंजेंशियल फोर्स लगाए तो ये बॉक्स अपना शेप चेंज कर लेगा और कुछ इस तरह बन जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, उसका नीचे का बेस तो वही रहेगा।
और ये थीटा एंगल बनाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना ऊपर की वो x होगी, और ये जो लंबाई होगी उसकी l होगी। नीचे का बेस नहीं हिला, केवल आगे का ऊपर वाला पार्ट हिला। तो हमने निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। तो थीटा को हमने स्मॉल मान लिया था, सो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। ये है वो। तो ये पहला बराबर है, फर्स्ट क्या ऑप्शन है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे जाते हैं। उसको लॉन्गिट्यूडिनल या वॉल्यूम से आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो सही नहीं उसकी। दूसरी बात, ये नॉलेजेबल पार्ट है, कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर एंड कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टील। आप बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है, स्टील या कॉपर? स्टील। कौन ज्यादा स्ट्रांग है? स्टील। कॉपर नहीं है, कॉपर का भी अब अपना लिमिट है, उसके बाद वो टूट जाता है। स्टील का वैसा नहीं, स्टील ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब ब्रिज बनाते हैं ना, यहाँ कॉपर की रस्सियां नहीं लगाएंगे, जिसको रोप बोलते हैं, दे यूज स्टेनलेस स्टील, और वो भी सिलिकॉन वाला काफी स्ट्रांग स्टील, कि जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। आई बात समझ में? तो मतलब ए जो है असर्शन इज करेक्ट, assertion is true, and उसका जो रीजन दिया है रीजन इज फॉल्स, फॉल्स। तो हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ ढूंढना है। सी क्या? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाना पसंद करेंगे, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। मतलब जो assertion है वो सही है और जो रीजन दिया है उसका वो फॉल्स है। ठीक है, छापो इसको। नेक्स्ट, अब हमारे पास का आ चुका है भैया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। क्या है हमारे पास? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। ट्रक भर के कॉन्फिडेंस घुस चुका है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने नीट के 4 सवाल किए अभी। अब हमारी हैसियत दिखाने के लिए एक नया प्रॉब्लम इन लोगों ने हमारे मुंह पे मारा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो गाल पे तमाचा खा ले, या एक रिटर्न में उनको दे दे। चलो पहले सवाल पढ़ दे कि मार कौन खाएगा ये जानेंगे। इफ एस इज स्ट्रेस, क्या बोला है उन्होंने? एस इज स्ट्रेस। तो हम लिख देंगे स्ट्रेस कौन है? एस। स्ट्रेस कौन है? एस। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, नया नया प्यार करते हैं, नया नया एकदम अर्जेंट प्यार जो करने वाले लोग होते हैं, इमरजेंसी प्यार। वो अपने हाथों पे ऐसे अपने डैश डैश का होने वाले भैया का बहन का ऐसा नाम लिखते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पे टैटू निकाल लेते हैं, इधर इधर इधर, जहाँ मन में आए उधर टैटू निकालते हैं। वो शॉर्टकट कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि एस लव वी, ऐसा एस बनाएंगे और उसमें बीच में वी। ये तो लगता है कोई शैतान का सिंबल है ऐसे भोकड़े, लेकिन वो करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें इंटरेस्ट किस में है? एस कौन है? स्ट्रेस। और वाई कौन है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए क्या सिंबल यूज करना है? वाई। हर घर की कहानी वही है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल, द एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम। हमें एनर्जी स्टोर ढूंढना है। क्या है भाई एनर्जी का फॉर्मूला? क्या है एनर्जी? U इज इक्वल टू हाफ बता फोर्स इंटू लेंथ। आई बात समझ में? S इज इक्वल टू 1/2। और क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज फोर्स? क्या लिखेंगे? स्ट्रेस। फोर्स क्या है भाई? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। बट वी नो, क्या नो है हमें? हमें तो बहुत कुछ नो है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, पता है ना ये हमने डिराइव किया है लास्ट वीडियो में। क्या पता है हमें? y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन वो भी लॉन्गिट्यूडिनल का। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं इसको स्ट्रेन को इधर भेज देता हूं, तो मेरे पास क्या आया? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो चलो यहां पुट देते हैं, u इज इक्वल टू 1/2। स्ट्रेस की जगह पे क्या डाल दूं मैं? y इंटू स्ट्रेन। तो डाल देता हूं y इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी क्या बन गया? एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला बना सकते हैं, समझ रहे? कुछ भी नहीं, u क्या है? ये 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, है ना। व्हाट इज u? वही इंटरनल एनर्जी। u बोलो आप, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो आप, इसको वर्क बोलो, एक ही है। क्या है ये? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कैन आई राइट स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, है ना, है ना। मेरा क्लास मेरी मर्जी, बिंदास लिखो। तो ये लिख दिया हमने, पुट कर दिया इसमें। क्या ये आ गया? स्ट्रेस क्या था? y इंटू स्ट्रेन और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते? क्या? कैसा?
स्ट्रेन को ऊपर ले जाते और यंग्स को नीचे लाते, तो क्या बनेगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंगेस्ट मॉडुलस। ये टॉपिक इतना मजेदार इसलिए कि आदमी का नाम ही यंग है। क्या है? यंग आदमी, मतलब ठीक है। तो स्ट्रेन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो उठाओ इस फॉर्मूले को, U इज इक्वल टू 1/2। स्ट्रेस तो वैसा ही है, जिंदगी में स्ट्रेस खत्म होगा क्या? हाँ, पढ़ाई करोगे तो होगा। ओके, और स्ट्रेन की जगह पे क्या डाल सकते रे भावा? स्ट्रेस अपॉन वाई। क्या डाल सकते? स्ट्रेस अपॉन वाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता क्या रे? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंगेस्ट मॉडुलस। आ रहा क्या समझ में? हाउ, क्या बोलने का? हाउ सर, आ रहा ना? आ रहा क्या समझ में? हाउ सर, आ रहा। अब ये ढूंढो कि उसने क्या पूछा है। क्या बोले मियाँ? स्ट्रेस को क्या बोलते? एस। यंग्स मॉडुलस को क्या बोलते? वाई। तो चलो इसमें डालते जो सही आंसर आएगा। U इज इक्वल टू 1/2। स्ट्रेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एस। एस का स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस को क्या बोलते? वाई। क्या ऐसा कोई जवाब है क्या उन्नो? है क्या? नहीं है। 1/2 S स्क्वायर वाई, 1/2 S स्क्वायर वाई। क्या सही है? सही है ना? मतलब डी सही जवाब आना चाहिए ना? है ना भाई? किसको मार मिली रे भाई? प्रॉब्लम को। तो जो पढ़ाई करेगा, है ना, जो क्या करेगा? पढ़ाई। होले होले जो पढ़ाई करेंगे उनको होले होले आंसर आएंगे, है ना? होले होले तो प्यार भी होता है। हमने क्या लाया? आंसर। लेकिन याद क्या रखना है? याद रखना है ये पूरी कुंडली। W इज इक्वल टू U 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, वर्क इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सर लेकिन ये तो फोर्स, अरे भाई फोर्स ही स्ट्रेस होता है रे मेरे भाई। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस। जब हम स्प्रिंग को खींच रहे, हम वायरन को खींच रहे, किसको खींच रहे? वायरन को। ठीक है, कभी मालेगांव जाना, वायर नहीं बोलते वो लोग, क्या बोल रहे? वायरा। गजब है, स्वैग है लोगों का। हैदराबाद में जो उधर के लोग और डेंजर। हमें लगता है कि हम पुणे में, नासिक में रह के बहुत एकदम स्टैंडर्ड बन चुके हैं उनकी भाषा सुन के। वो भाऊ नहीं बोलते, भावा बोलते। क्या रे भावा, किधर जा रहा रे, है इस टाइप का। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। और जो स्प्रिंग लगा रही वो कौन सा है? स्ट्रेस। कौन सा? अंदर वाला। स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो ये लिख दिया। अब यंग्स मॉडुलस यूज किए, इधर को एक बार इसको स्ट्रेस के फॉर्मेट में लिया, एक बार स्ट्रेन के फॉर्मेट में लिया, यहाँ पुट किया, ये आंसर है। अब उसमें हमने इसको ट्राई किया तो स्ट्रेस की जगह पे एस डालने को बोला था, सो वी पुट एस ओवर हियर एंड वाई हियर, सो इट्स बिकम 1/2 S स्क्वायर अपॉन वाई। ये बन गया। तो हमें डी को सही जवाब मानना चाहिए। ठीक है, छापो फटाफट। डन। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे लोग? देखो, अ वायर ऑफ इनिशियल लेंथ L, एक वायर की इनिशियल लेंथ L थी और उसकी रेडियस R3, स्ट्रेच बाय अ लेंथ L। बस इतनी जानकारी काफी। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एक वायर है, कितनी लेंथ है रे भाई उसकी? L। कहाँ L? हाँ, इनिशियल लेंथ कितनी है? L। उसको हमने खींचा। सर क्यों? बस घर पे बैठ के कुछ काम धंधे नहीं तो हम क्या करेंगे? उसको खींचेंगे। तो कितनी लेंथ बढ़ गई उसकी? छोटा L। पहले कितनी थी? बड़ा L, बड़ा L। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है? R, छोटा R। ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट केस। उसके बाद अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। व्हाट इज मीन बाय सेम मटेरियल? सेम यंग्स मॉडुलस। सेम मटेरियल म्हणजे काय बाळांनो? सेम यंग्स मॉडुलस। वाई सेम है उसका, यंग्स मॉडुलस सेम है, वाई कर दो यहाँ। बट विथ इनिशियल लेंथ इज 12। पैसे वाले लोग है ना, ये पैसे वाले लोगों का स्वैग अलग होता है। उसकी इनिशियल लेंथ 12 थी, इसकी कितनी थी इनिशियल लेंथ? L, और इसकी कितनी लेंथ थी? 12। उसकी रेडियस 2R थी, मोटी भी थी वो। वायर की रेडियस के बारे में बात कर रहे। लेंथ कितनी थी? 12, और मोटी थी उसकी रेडियस, वो थी 2R। ऐसा दिया है। इस स्ट्रेच बाय लेंथ 12, और उसको भी हमने खींचा। उसको जब खींचा गया तो उसको खींचने के बाद वो और कितनी एक्स्ट्रा बढ़ गई? ये तो 2L थी, और ये और नीचे कितनी बढ़ गई? 2 छोटा L, इतनी लंबी हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी। द रेशियो ऑफ
स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बताओ उसका इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्टोर हुआ रहेगा, या उसका स्ट्रेन एनर्जी कितना रहेगा, या कितना वर्क डन उसने किया रहेगा, ये सब कुछ पूछा है। तो चलो वर्क के फॉर्मूले निकालते हैं। पहला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का या इंटरनल एनर्जी का, वो होता है 1/2 FL। ओके, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन Y, ये एक फॉर्मूला निकाला था। और हमने ढूंढा, ये पीछे जो फॉर्मूले वही लिखते रहते हैं हम। हाँ, W इज इक्वल टू 1/2 Y स्ट्रेन स्क्वायर, इज दैट राइट। ये सारे फॉर्मूले हमने ढूंढे थे एक ही फॉर्मूले से, ये सारे दिमाग में सेट होने चाहिए। मान लेते हैं कि हमें किसके बारे में पूछा है, एनर्जी के बारे में। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, वर्क, सब कुछ यही है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ये दिमाग में रखेंगे। सो ये है उसका एक फॉर्मूला जो हमें अब शायद यहाँ पे कुछ काम में आएगा, ऐसा लग रहा है। पहले वायर के बारे में जानते हैं। पहले वायर पे ये सारे रूल लगा दो। चलो इसका मैं इसको देता हूँ रूल नंबर 1 और इसको दे देता हूँ 2। 1 की क्या हालत होती है, उसका इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। मटेरियल सेम छे ने भाई, मटेरियल क्या छे, सेम। तो सेम मटेरियल अगर होगा तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम, तो मैं y लिख देता हूँ। और स्ट्रेन क्या होगा, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैं स्ट्रेन की जगह पे चेंज इन लेंथ डाल देता हूँ। पहले इसमें कितनी लेंथ थी उसकी, ओरिजिनल L, और जब खींचा गया तो कितनी लेंथ हो गई उसकी, छोटा L। तो कितनी लेंथ खींची गई उसकी, छोटा L, और ओरिजिनल कितनी थी, बड़ा L। इसको मैं 1 नाम देता हूँ। इसका स्क्वायर करना है, प्लीज मेक इट स्क्वायर। दूसरी सिनारियो में जाते हैं। 1/2 यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा बिकॉज मटेरियल इज सेम, मटेरियल पे ही डिपेंड है। यंग्स मॉडुलस किसकी वजह से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर की वजह से। वायर खींच रहा हूं, खींची नहीं जा रही, खींच रहा हूं, खींची नहीं जा रही, नीचे से आग लगा दी। अगर नीचे से हमें आग लग जाए तो क्या होगा सर, बहुत जबरदस्त होगा, जो भी होगा। तो वायर को लगा दी जाए तो वायर क्या हो जाएगी, इजीली खींच सकते हैं। टेम्परेचर देने से वायर को आराम से खींच सकते हैं। क्या चेंज हो जाता है उसका, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, याद रखना, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। दूसरी वायर का क्या है, देखो दूसरी वायर के लिए उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 2L, यहाँ लिखा है देखो, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2L, और एक्स्ट्रा कितनी खींची गई, छोटा 2L। तो क्या लिखोगे, चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज हुई भाई, 2L। तो 2L का, छोटे 2L का अपॉन कितनी ओरिजिनल थी, 2L, इसका स्क्वायर। y गया, ये चला गया, u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहा, L स्क्वायर अपॉन बड़ा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर। L से L मर रहा, L से L मर रहा, 4 से 4 मर गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 1 अपॉन 1 मतलब 1:1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। हमें डी के साथ जाना चाहिए। आई बात समझ में, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। चलो छापो फटाफट। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिना किसी पैसे के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़ो। अ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। एक वायर को लटका दिया गया। जब पढ़ोगे नहीं ना लाइफ में, ऐसे ही लटकना पड़ेगा, ठीक बात, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। और अगर मान चुके हो तो मान ही लो, पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों को मानना चाहिए बुरा। अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ वेट ऑफ 200 न्यूटन। और उसको खींचने के लिए कितना लोड लगा रहे हैं नीचे, 200 न्यूटन का वजन उस पर दे रहे हैं, ठीक बात। टू द लोअर एंड को लगा दिया। द वेट स्ट्रेचेज द वायर बाय 1 mm। इस वजन के कारण ये वायर 1 mm खींची गई। कितनी खींची गई, 1 mm। कितनी खींची गई एक्स्ट्रा, 1 mm। 1 mm मतलब कितना मेरे भाई, 1 × 10⁻³ मीटर। ओके, देन द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज, इलास्टिक एनर्जी फिर से बता रहा हूं, जिनको फॉर्मूले नहीं आते अब जरूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज रत में ना, वर्क ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच, अभी बहुत बार हो चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब आप वर्क करोगे तो आपके हाथ की तरफ ध्यान दो, आपने नीचे खींचने का वर्क किया तो स्प्रिंग क्या ऐसी नहीं बैठी रहेगी। आपकी वर्क जो है ये हमारे लिए वर्क है, लेकिन मेरा वर्क स्प्रिंग के लिए क्या है, एनर्जी। आई बात समझ में,
मेरा वर्क स्प्रिंग के लिए क्या है, एनर्जी, एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो मेरे वर्क को एनर्जी समझ के उन्होंने अपने बॉडी में क्या कर लिया, स्टोर। तो कितनी एनर्जी मिली होगी स्प्रिंग को, सर जितना आपने वर्क किया होगा खींचने का, जितना आप खींचेंगे उतनी एनर्जी स्टोरिंग। आई बात समझ में? दैट्स वाई फॉर्मूला इज सेम, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। क्या है फॉर्मूला, 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन। क्या होता है ये, फोर्स इंटू लेंथ। थोड़ा स्पीड में लो, ये हो चुका है बहुत बार, इलोंगेशन। कोई बात नहीं। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू 1/2, फोर्स मतलब ही स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, इंटू इलोंगेशन मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब खींचा चला जाना। इलोंगेशन एक प्रॉपर्टी है खींचे चले जाने की। जैसे मैं इस शर्ट को अगर खींचूं तो खींचा चला जाएगा, स्प्रिंग को खींचूं तो खींची चली जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन हमें यंग्स मॉडुलस सिखाया गया है ना। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं एक काम करता हूं, स्ट्रेन को यहां लाता हूं, यंग्स को यहां लाता हूं, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब जहां स्ट्रेन है वहां उठा के वैल्यू पटक दो, देखो क्या होता है, u इज इक्वल टू 1/2, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन y। मानो यहाँ स्ट्रेस अपॉन y है तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, y। w इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/2। अगर मानो ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ सिनारियो चेंज कर देते हैं, स्ट्रेस को यही रखते हैं, स्ट्रेन को भी इधर भेज देते हैं, तो नया एक रिलेशन बनेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। इसी को चेंज करना है, पुटना। अब स्ट्रेस की जगह पे मानो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस की जगह पे y इंटू स्ट्रेन डाला, मानो यहाँ पे y इंटू स्ट्रेन है तो y वही रहेगा, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर, तो y इंटू स्ट्रेन। इतने ही रिलेशन याद करने, वो भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इतने। चलो शायद अब मैं इसमें से कोई काम में भी आ जाएगा। अभी 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, समझना चाहिए। व्हाट दे आस्क, इलास्टिक एनर्जी मतलब वर्क या W, u इज इक्वल टू 1/2। सब में क्या दिया है हमें, फोर्स। तो नीचे लग रहा है फोर्स क्या भाई, स्ट्रेस ही है। जितना फोर्स लगाओगे उतना ही स्ट्रेस वायर पे आएगा। स्ट्रेस मतलब वजन नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जर्वर व ह्यूमन बीइंग, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। स्ट्रेस आया किस पे, हमने तो फोर्स लगाया, स्ट्रेस वायर पे आया। तो स्ट्रेस कितना है हमारा, हाँ, तो मैं यहाँ इसको चाहिए तो लिख देता हूँ 200, आप चाहिए तो उसको फोर्स मान लो। कितना इलोंगेशन हुआ, 1 mm। कितना इलोंगेशन, 1 mm। तो ये हो गया फोर्स इंटू इलोंगेशन, कितना 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ तो ये 2 से 2 चला गया 100, तो 100 मतलब कितना बचा 0.1 जूल। इतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें बना। डी, वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। छापो, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी मेरे ख्याल से ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारे पूछे हुए सवाल है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं लिखा है कि जेई में पूछा है, नीट में पूछा है, सीईटी या कोई फलाना एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये पूछा गया है कहीं ना कहीं। आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये किस साल किस एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया में हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम चालू ही होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। पढ़ते सवाल, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल। अगर 2 वायर का मटेरियल सेम होगा तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम। ये उसका मतलब है। सेम लेंथ भी, उसकी लेंथ भी सेम है, L मान लेते हैं, और y भी क्या है, सेम है। बट डायमीटर इन द रेशियो ऑफ, डायमीटर का रेशियो दिया है, तो डायमीटर का रेशियो मैं D1 लिख देता हूँ, D2 लिख देता हूँ, और वो आना चाहिए 1:2, ऐसा कुछ डायमीटर का रेशियो है। और 2 वायर है तो भाई D1, एक वायर 1 मान लेते हैं, एक वायर 2 मान लेते हैं। आर अटैच्ड बाय सेम फोर्स, और दोनों को सेम फोर्स से अटैच किया है, सेम फोर्स लगा है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ 2 वायर इज, उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो भाई दोनों वायर सेम है, लेकिन उनके जो डायमीटर का रेशियो है 1:2 है। मतलब 1:2 मतलब एक वायर अगर ऐसी है, ऐसी लगाई हुई है, तो दूसरी मिड वायर का डायमीटर जो है ना, वो उससे कितना है, दुगना। कितना है, दुगना। दोनों की लंबाई सेम है, L ही है, इसकी भी लंबाई L है। यंग्स मॉडुलस सेम है, सेम ही मटेरियल से बनी हुई है। इसका डायमीटर अगर 1 मान लिया जाए तो इसका डायमीटर देखो दुगना दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये 2 है, ऐसा कुछ रेशियो है। अगर मैं इनको सेम वेट लगा दूं, सेम वैल्यू के वेट लगा दूं, तो बताओ ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा और ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो जानकारी में हमें स्ट्रेस दिया है, कितना खींचोगे, यंग्स मॉडुलस दिया है,
और लेंथ के बारे में जानकारी दी, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला उठाते हैं। चलो करके देखते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ या इलास्टिक एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। क्या फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस भी दिख रहा है जो सेम है, ताकि वो कट जाए और ये प्रॉब्लम इससे शायद सॉल्व हो सकता है। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रेस के बारे में और जानकारी चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये भी हमें पता है। और उन्होंने कहा है कि फोर्स भी क्या लगाएंगे हम? सेम फोर्स। तो मुझे फोर्स के ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं, भाई सेम फोर्स है। अब बात करते फोर्स को कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, हम एरिया के ऊपर ही बात करेंगे। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ रेडियस दी ही नहीं है, हमें क्या दे के रखी है? डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर क्या होता है? रेडियस के आधा। मतलब रेडियस डायमीटर आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगी। क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दे, एरिया इज इक्वल टू पाई d/2 का स्क्वायर। डायमीटर के आधा रेडियस होती है ना, आर स्क्वायर लिखने की बजाय d/2 का स्क्वायर लिख दो, चलेगा। तो एक की वैल्यू क्या बनी? पाई d²/4। ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिल गई, तो ए की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। अब फोर्स तो कांस्टेंट है ना, तो स्ट्रेस बिकम फोर्स अपॉन पाई d²/4। ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब ये स्ट्रेस की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। सो U इज इक्वल टू 1/2। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की जगह पे डालते हैं ये फोर्स अपॉन पाई d²/4 ब्रैकेट का भी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा यहाँ पे? y। पहले ब्रैकेट पूरा सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर नीचे कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। U इज इक्वल टू 1/2, फोर्स का क्या हो गया? स्क्वायर। आई बात समझ में? उसके बाद ये नीचे क्या आया? पाई स्क्वायर d⁴, और ये कैसे शिफ्ट करेंगे इसको? हाँ, तो ये हो गया 4 d⁴ बन गया, और 4 का क्या हो जाएगा? 16, और नीचे क्या आएगा? y। ठीक है, इसको पहले ही शिफ्ट करवा लेते तो शायद कुछ हो जाता क्या। ठीक है, क्या इससे हम इसको काट सकते हैं? यह आ जाएगा 8, ठीक है। अब रिलेशन, अच्छा इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। सो U इज इक्वल टू, हम रिलेशन बनाएंगे f², नीचे रह गया हमारा पाई स्क्वायर d⁴, और ये नीचे चला जाएगा y/8। तो ये 8 कहाँ आ जाएगा? फिर से ऊपर। सो U बिकम 8 f⁴, ये उल्टा हो जाएगा, तो y नीचे आएगा पाई स्क्वायर d⁴ इंटू y। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है इसमें, तो ये डेरिवेशन क्यों किया? हमें एक रिलेशन पता चल जाता है यहाँ से कि इंटरनल एनर्जी में और डायामीटर में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन मिला? इंटरनल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर⁴। अब ये लॉजिक उठा के हम यहाँ लेके आते हैं। 2 वायर के बारे में बात हुई ना, बाकी तो सब कुछ सेम है। क्या फोर्स बदलने वाले हो? नहीं। पाई की वैल्यू बदलना है? नहीं। वाई बदलना है? नहीं। बदलेगा क्या? केवल डी। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वायर के लिए, पर्टिकुलरली केवल इस वायर के लिए जिसकी डायमीटर केवल 1 है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ पहले की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी डायमीटर कितनी है? 1, तो 1 का या डायमीटर का ⁴ इज इक्वल टू फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डायमीटर कितना है इसका? 1/4। दूसरे के लिए आते हैं, वही फॉर्मूला लिखते हैं। U2 इज इक्वल टू 1 अपॉन d⁴। सो U2 इज इक्वल टू 1 अपॉन d2 की क्या वैल्यू है? 2। सो 2⁴ कितना आएगा? 16। तो आंसर कितना आएगा? 1/16। अब ये U1 हो गया और ये U2 हो गया। दोनों का क्या पूछा है उसने? रेशो, 2 वायर्स रेशो। तो रेशो क्या लेंगे अब? U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू ये 1/4, तो ये आएगा 1/1 डिवाइडेड बाय 1/,
16, तो 16 उल्टा हो जाएगा। सो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 16/1, तो रेशियो क्या आएगा 16:1, 16:1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से और उसको कॉपी करो। आई बात समझ में? तो ये डेरिवेशन याद रखना, अगर नहीं रह पाता है तो आपको ये याद रखना कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायमीटर के क्या होती है, raised-to-4 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बस सारी वैल्यू पुट कर दी, इसका यू निकाला, इसका यू निकाला, फिर हमारे पास आया 1/1, 1/16। तो 1/1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 1/16 जो है वो ऊपर जाते वक्त क्या होगा 16/1। अपॉन की जो चीज़ है ऊपर जाते वक्त इन्वर्स हो जाती है, तो फिर क्या आ गया, ये तो सब चला गया 16:1। ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम था, ये भी पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, एसर्शन रिलेटेड सवाल है। कॉपी करो सवाल को, शांति से एक बार पढ़ो, तब जाके इसका आंसर ढूंढना है। एसर्शन क्या दिया है, अ हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल। क्या इसमें कोई डाउट होना चाहिए हमें? कुछ भी नहीं। लास्ट जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, उसमें हमने ये कहा था हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क होता है, किसका, हॉलो शाफ्ट, और हमने क्या निकाला था एक दूसरा सॉलिड शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। क्या वैल्यू आता है सॉलिड का? वैल्यू बताओ पहले। सॉलिड का वैल्यू पाई ईटा r⁴ अपॉन 2l। इज दैट राइट? ये फॉर्मूला है हमारा सॉलिड शाफ्ट का, सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, व्हाट इज सॉलिड शाफ्ट? ऐसा शाफ्ट जो मेटल से बना हुआ है, जो पूरी तरह पैसा ज़्यादा होने के कारण पूरा लोखंड मेटल जो भी है ना फुल भर दिया है उसमें, कहीं पे भी खाली जगह नहीं है। दूसरा शाफ्ट, ठीक है ना, ये कंजूस लोगों का शाफ्ट है, जिसमें क्या किया है, इसको बनाया सेम मटेरियल से, वजन भी सेम है, लेकिन अंदर इसके कैविटी छोड़ दी, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। मराठी में क्या बोलते हैं हम उसको, पोकड़ है, खाली अंदर से खोखला है। अब इस खोखलेगिरी के कारण उसमें दो रेडियस बन जाती है, एक सेंटर से अंदर वाली, ये वाली जो R1 है, और सेंटर से, अगर ये नहीं समझा थोड़ा डायग्राम को शिफ्ट कर देते हैं, अच्छा बनाएंगे, ऐसा, अभी ज़्यादा उसको खींचता नहीं हूँ, ये ऐसा है, ये अंदर से खाली, इसमें मटेरियल नहीं। अब इसका वजन सेम, मटेरियल सेम, लेंथ सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मिल गई। एक मिलता है ये अंदर की रेडियस, ये वाली, इसको नाम देना है R1, और एक है ये बाहर की रेडियस, इसका नाम क्या देना है, R2। तो टी हॉलो का फॉर्मूला क्या है, एक ट्विस्ट मारने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, फॉर्मूला है पाई ईटा R1 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रेज टू, इसका ब्रैकेट रेज टू 4 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा ही है। और नीचे क्या है हमारा, ट्वाइस एल, या R2 माइनस R1 ब्रैकेट रेज टू 4। यहाँ पे जो 4 था उसमें अब दो वैल्यू है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर आप सॉलिड शाफ्ट को ट्विस्ट करोगे मतलब उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ देखोगे कि ये शेयर करते हो टूटता है नहीं, एक राउंड करने के लिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि सॉलिड को कम पावर लगेगी, कम पावर, कम शक्ति में भी ये एक ट्विस्ट मार लेगा। लेकिन जो हॉलो होता है, सेंटर से इसका मास है ना दूर है, क्योंकि अंदर तो हॉलो है, सेंटर से मास काफी दूर होने के कारण टी हॉलो सिलेंडर को या हॉलो शाफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा शक्ति लगती है। इसलिए हम बोलते हैं कि टी हॉलो इज मोर स्टिफनेस, मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिंगल टर्न देन योर टी सॉलिड। आई बात? अगर हम ये देखें तो आपको बहुत जगह पे दिखेगा जहाँ पे ट्विस्टिंग चल रहा है, वहाँ पे जो वो जो शाफ्ट होता है ना वो अंदर से खाली रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? खाली। फैन के लिए भी जो शाफ्ट लगा है वो क्या होगा? खाली। पाइपिंग सिस्टम जहाँ पे भी की जाती है सपोर्ट के लिए, वो भी क्या रखते हैं? खाली। क्योंकि अगर आप भरा हुआ लोगे तो वो जल्दी बेंड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये दिमाग में आ सकता है कि सर उसमें तो ज़्यादा लोहा है। ज़्यादा लोहा मतलब ज़्यादा मटेरियल, वो ज़्यादा फोर्स को हैंडल नहीं कर सकता, ट्विस्ट करते ही ट्विस्ट हो जाता है। और ये क्यों नहीं होता? सेंटर से मास जितना दूर उतना, एक दिमाग में हमेशा चीज़ रखना, ds, इस चीज़ को सेट कर लो।
जितनी चीज खाली होगी वो क्या होगी, डीएस डीएस, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टार्ट। भले इसको खर्चा आया होगा अंदर ड्रिल करने के लिए, बहुत पैसा लगा होगा, लेकिन ये क्या है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, बनाने में खर्चा आया लेकिन डिफिकल्ट टू स्टार्ट। ज्यादा वजन दे दो, ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बारे में रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत बातें करूंगा आगे, फिलहाल इसके बारे में। तो क्या मैं बोल दूं असर्शन इज ट्रू, सही बोल रहा है वो, असर्शन इज ट्रू। अब ऑप्शन में देख लेते हैं असर्शन को कौन कौन ट्रू बोल रहा है। ये बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, है ना, गलत आदमी है। तीन ही बचे, अब तुक्का खेलने में कौन बनेगा तुक्केश्वर में, हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करें। ए ठीक है, कोई बात नहीं। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये बोल रहा है असर्शन ट्रू है तो ये हमारा दोस्त हो सकता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी ट्रू बोल रहा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो तीन ऑप्शन ट्रू बोल रहे हैं। फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजन। टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन ट्विस्ट इन हॉलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द सॉलिड, वही तो मैंने एक्सप्लेन किया। हॉलो सिलेंडर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ट्विस्ट होने के लिए, और सॉलिड को कुछ थोड़ा ट्विस्ट दे दिया टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों भी क्या है, सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमें किस में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ। जबरदस्त सवाल, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इजी सवाल था। जिनको ये समझ में आ जाए ये कॉपी कर लेना, आगे पे जाएंगे हम सवाल नंबर 21। द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच वायर, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन, देखो इसमें से क्या सही है, आप कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत बार ये लिखा है। ए जाने, ए के साथ जाना चाहिए, ओके देखते हैं। बस इसके लिए वही प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। 1/2 यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। बस जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए लिख देता हूँ, फटाफट लिखता हूँ, अभी कोई इतना इलॉजिकल बात नहीं है। इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पता है हमें ये, इस पे सवाल आए हैं, बेसिक CET-BT में भी आ जाते कभी। बट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, स्ट्रेन को यहाँ भेज देता हूँ, स्ट्रेन बिकम स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये भी कर सकता है। दूसरा हम ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ये नहीं निकालना होगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस को यही रखते हैं, स्ट्रेन को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एक आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। दोनों भी ट्राई करके देखना, जो सही आ जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, स्ट्रेन, ठीक है। चलो पुट करके देखते हैं यहाँ पे, U इज इक्वल टू 1/2, क्या मैं ये डाल के देखता हूँ एक बार, नहीं हुआ तो ये करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, y इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आगे स्ट्रेन, तो क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2, y तो रहेगा और ये आएगा स्ट्रेन का स्क्वायर। तो क्या ऐसा ऑप्शन ये है 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ये सही है। क्या ये फॉर्मूला सही, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, नहीं, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये गलत है। 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, गलत, ऐसा है ही नहीं, वो तो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, 1/2 नहीं इसके आगे, ये भी गलत है। 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेस, गलत है, ये सारे ऑप्शन गलत है। कैसे, हमें ये दोनों चीज़ें आती है, एक बार ये डालो एक बार ये डालो, सारे फॉर्मूले क्लियर, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी करो, ये ऑलरेडी चिंदी सवाल था, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एक वायर की लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो A है, इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल यंग्स मॉडुलस Y, अच्छी जानकारी दे दी है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग बाय वायर एंड अमाउंट X इज गिवन बाय, एक छोटा सा एरिया का ही वर्क बताना है, पूरा नहीं बताना है, ये उनका कहना है। जैसे कि एक वायर है जिसको हमने लटका दिया है और इसको किसी वजन के साथ खींचा जा रहा है, इसका यंग्स मॉडुलस Y है और उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है वो L है एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, और हमें उसको कितना खींचना है, केवल X, कितना खींचना है नीचे X। तो हमने वजन लगा दिया और वो खींची जा रही है, वेट लगा दिया और वो थोड़ी सी खींची गई, मैं उसका खींचा जाना यहाँ बता देता हूँ, थोड़ी सी वो खींची गई, तो ओरिजिनल इतनी थी और हमने उसको खींचा। हमें किसके लिए निकालना है, एक छोटा सा हिस्सा X, इतना करने के लिए छोटा सा हिस्सा X खींचने के लिए आपको कितना वर्क करना
पड़ेगा। वर्क डन टू स्ट्रेचिंग द वायर बाय एन अमाउंट x इज गिवन बाय। अब इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम सीधा यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे। क्या है हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला, y इज इक्वल टू 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये अच्छा ये वर्क लिखना चाहिए, मैंने y लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ये वर्क है, यही तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है स्ट्रेन का फॉर्मूला? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? स्ट्रेन के फॉर्मूले को ढूंढने की कोशिश करो। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन हमें भाई वर्क चाहिए ना, तो वर्क का ही फॉर्मूला लगेगा। सर स्ट्रेन का स्क्वायर क्यों? आपने स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है कि हमें खींचना है, तो खींचना है तो हमें स्ट्रेन को ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी ना, इसलिए फॉर्मूले में जहाँ स्ट्रेन है ना उसी चीज़ को हमने लिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमें पता है। तो बताओ यहाँ पे कितनी लेंथ चेंज हो रही है? चेंज कितना कर रहे हैं हम उसको? L से, x से चेंज कर रहे हैं। किससे चेंज कर रहे हैं? x से। और उसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी बताइए? x ही हम बढ़ाएंगे, ओरिजिनल लंबाई है L। तो क्यों ना मैं ये स्ट्रेन की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दूँ। तो क्या आएगा? फॉर्मूला बिकम्स 1/2 y स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन क्या है? x बटे L, L का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 y x स्क्वायर बाय L। ऐसा कोई होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया देना भूल गए शायद। x स्क्वायर बाय L, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A लगा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम फोर्स भी माने तो भी हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y a x स्क्वायर बाय L, y a x स्क्वायर बाय 2L, नहीं y a नहीं, ये हाँ ये 2 इधर है, आगे है, y a x स्क्वायर अपॉन 2L। तो हमें बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लेक्स इश्यू है। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। और हमें कितनी लेंथ चेंज करवानी है यहाँ पे? केवल x। तो मैं ओरिजिनल लेंथ की जगह पे क्या डाल देता हूँ? x। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। और कौन सी एनर्जी निकालना चाहते हैं हम? वर्क डन वाला। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन। लेकिन फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन हमने कितना माना है अब? x। तो लेंथ नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? सिंबल x। सो W इज इक्वल टू 1/2 फोर्स कितना आया हमारा? इसके लिए हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। फोर्स इज इक्वल टू, इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, y a x अपॉन ए कैपिटल L, नीचे चला जाएगा। तो ये भी मेथड अच्छी। तो अब ये फोर्स की वैल्यू होगी, ये फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पटक देता है। सो y a x अपॉन L, और ये x मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी, y a x स्क्वायर बाय L। फिर भी हमारा ऑप्शन बी आएगा। एक और मेथड है, इस मेथड से आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर भी आपका ऑप्शन क्या आएगा? 100% बी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल था। अब आप एक ट्राई करो, आप क्वेश्चन नंबर 23 को खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 23 इसको आप ट्राई करो, 24 को भी आप ट्राई करो। ठीक है, अब आपको मैं समय देता हूँ, इस समय में आप ट्राई करो, फिर इसको हम वापस सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम। सवाल नंबर 23 की तरफ अब हम बहुत प्यार से देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब लाइफ में प्यार से ही मिलते हैं। A wire is extended to new length L। एक वायर लटकी हुई होगी और उसको वजन लगा के और थोड़ा खींचा गया। इंसान का काम यही है, लोगों की टांगे खींचना। इंसान लोग करेंगे क्या? हर किसी को तकलीफ देना। इसलिए हमें प्रॉब्लम भी भगवान इसी तरह के देते हैं, वायर को खींचना, वॉल्यूम को कम करना, शेयरिंग स्ट्रेस देना। जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक बढ़िया बिल्डिंग में हमने एक बढ़िया वायर लटका दी और उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L। इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी दिखती नहीं, तो हमने लगा दिया उस पर फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट। ड्यू टू दिस रीज़न दिस वायर गेट इलोंगेटेड। ये वायर खींची चली गई, पहली L थी और अब नई खींची गई L'। आई बात समझ में? तो इन बबुआ का कहना है कि ये करने में कवि को कितना तकलीफ हुआ, कितना वर्क करना पड़ा।
तो हम कवि से पूछते हैं, हे कवि टेल मी द वर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 y a x स्क्वायर अपॉन l। अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में उसको ढूंढा है, मतलब ताज़ा माल है तो एकदम फ्रेश दिमाग में, तो हम बस लिख देंगे उसको, है ना। बाजार से जैसे फ्रेश सब्जी लाते हैं तो फ्रेश फॉर्मूला लाया हमने। सर वाई एक्स स्क्वायर चेंज इन लेंथ क्यों नहीं? भाई ये फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, ये फॉर्मूला है ही ऐसा 1/2 वाई ए डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ है, ये ऐसा ही तो निकला है। आई बात समझो, लास्ट वाले प्रॉब्लम में जो डिराइव की ना वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आई बात समझ में, आगे बढ़ता है। सो 1/2 वाई ए एक्स कितना चेंज हुआ है, पहले थी l और अब कितनी है l', तो कितना फर्क पड़ा हमारे इसमें, l माइनस l', इतना फर्क पड़ा। अरे भाई सीधी बात है, ये 100 सेंटीमीटर की है और यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो ये वायर कितनी बढ़ गई टोटल 102, तो डिफरेंस कैसा निकालोगे 102 माइनस 100 या 100 माइनस 102, इतनी वो खींची गई है। तो क्यों ना मैं उसका जो डिफरेंस है ये l थी और कितनी हो गई l', तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम, l माइनस l', तो क्यों ना मैं या x की जगह पे, इसकी जगह पे या इसकी जगह पे वो डाल दूँ, l माइनस l' का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इसके आगे बड़े ही प्यारे शब्दों में लिखेंगे हम चिंदी, क्या लिखेंगे, चिंदी सवाल। ये था चिंदी सवाल। आगे बढ़ते हैं और एक चिंदी सवाल को देखेंगे। ये सवाल नहीं है, या आप जैसे प्यारे बच्चों का इंसल्ट है। इस सवाल का नाम होगा इंसल्टेड बाय एग्जामिनर, इंसल्टेड बाय एग्जामिनर। सवाल नहीं है, ये थोड़ा एक फॉर्मूला पूछा है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। देखो, स्ट्रेचिंग अ वायर इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलास्टिक एनर्जी की वैल्यू डाल दो। क्या होता है इलास्टिक एनर्जी बताओ, प्यारे बच्चों, U इज इक्वल टू 1/2 F इंटू L, ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। U इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यंग्स मॉडुलस उठा के डालेंगे, बराबर है। क्या आता है आपका, फोर्स मतलब स्ट्रेस, और L मतलब क्या आता है, स्ट्रेन। चलो U इज इक्वल टू 1/2, स्ट्रेस क्या है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या आता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको शिफ्ट करवाओ, कैसे शिफ्ट होगा, 1/2 F, ये डेल्टा L नीचे आया A इंटू L, मत जा। आई बात समझ में, कोई बात नहीं। तो ये चिंदी सवाल था और ये इंसल्टेड सवाल था, तो हमने चिंदी और इंसल्टेड दोनों लोगों को जवाब दे दिया, क्योंकि हमें पता है हम टैलेंटेड बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, ऐसा आपको बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये रहा एक प्यारा सवाल स्क्रीन। नेक्स्ट आगे करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 27 पे जंप कर दें। 27, स्टील वायर इज स्ट्रेच विथ डेफिनाइट लोड। एक स्टील वायर है, उसको डेफिनाइट लोड से खींचा गया, एक स्टील वायर बनाते हैं और उसे कुछ पर्टिकुलर लोड से खींचता हुआ दिखाते हैं। सो दिस इज वेट, वेट है तो नीचे कितना मारेगा वो mg, आ गया नीचे, उसको खींच रहे हैं। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज y, ये y यंग्स मॉडुलस के मटेरियल से भरा है। फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y, ऐसा क्या करे कि y की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस क्या होता है एक बार इसको चेक करो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, क्या डेफिनेशन है यंग्स मॉड्यूलस की, उसको समझो, प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, या मटेरियल की जगह पे हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट भी नहीं, हम यूज करेंगे लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ वायर, ऐसा लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ वायर टू चेंज इट्स लेंथ। याद रखेंगे, जब वायर खींची जाएगी तो उसकी लंबाई हम वजन के कारण चेंज करना चाहेंगे, लेकिन ये वायर, इसके इंटरनल एटम्स
अपोज करेंगे कि हमारा इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, हम लेंथ चेंज नहीं होने देंगे। हम वजन लगाएंगे तो बेचारी होगी थोड़ी सी, लेकिन वायर के हर एटम क्या ट्राई करेगा, अकेला इस नीचे वाले बॉटम पे प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई तुझे पकड़ा है तो तू ही खींचा जाएगा। हर एटम इस स्ट्रेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, और ट्राई करेगा कि उसकी लंबाई खींची ना जाए। ये करने से उसको क्या तकलीफ है, क्योंकि ये एटम पहले खुशी खुशी एक साथ रहते थे, पास पास, सारे एटम क्या है, पास पास। जब आप खींचोगे तो उनका इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर, उनको दूर नहीं जाना है। क्यों, अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करना उन्हें पसंद नहीं है। आई बात समझ में, और दोनों तरीके से पसंद नहीं। अगर आप चाहो कि वायर को कॉम्प्रेस कर दो और बहुत पास लाओ तो भी वो क्या करेंगे, अपोज, और दूर करने की कोशिश करोगे तो भी क्या करेंगे, अपोज। केवल खींचने में अपोजिशन नहीं होता है, कॉम्प्रेशन में भी क्या होता है, अपोजिशन। वो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने एक बीटा फैक्टर निकाला था जिसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम का मॉड्यूलस। उसको क्या बोला था हमने, वॉल्यूम मॉड्यूलस को बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस जो निकालते हैं ना, अगर हम उसका इनवर्स ले तो क्या मिलता है हमें, कॉम्प्रेसिबिलिटी। वो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें यह पता चला कि यंग्स मॉड्यूलस दूसरा तीसरा कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ वायर टू चेंज इट्स लेंथ। क्या वर्ड आया यहाँ पे, मटेरियल। इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस जो है वो किस पे डिपेंड है, मटेरियल पे। चलो अब बात करते हैं, एक रबर लिया मैंने, ये एक रबर मैंने ये कर दिया, इसका यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू y है। अगर मैं इस रबर को बिल्कुल वो निंजा की तरह तलवार लाऊं और जपैक से काट दूं, तो अब वो वायर जो है ना, वो रबर जो है आधा हो गया। बताओ इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा, y/2 या 2/y, केवल y। रबर काटने से उसका वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई। अब मैं ऐसा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम बॉय, इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए, आई एम बॉय, ठीक है ना, ओके। अब मैं एक काम कर देता हूं, मैं अभी ना बाल नहीं काटूंगा, ऐसे बाल बड़े बड़े कर दूंगा, ऐसे एकदम यहां तक बड़े बड़े कर दूंगा, ठीक है, एकदम बड़े बड़े बाल कर दूंगा, छोटे छोटे शेरों में बड़े बड़े बाल। तो अब मुझे कोई आंटी, मैडम, एक्सक्यूज मी, मिस, ऐसा थोड़ी बोलेगा, क्योंकि दाढ़ी मुझ तो अपना काम करेगी, वो आएगी, है ना, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना, ऐसा नहीं बोला जा सकता, दाढ़ी मूछ वाली मैडम, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। और उसकी वैल्यू तब चेंज होगी जब आप टेम्परेचर के साथ उसका कुछ रिएक्शन होगा या उसका कांटेक्ट आएगा। टेम्परेचर मिलते ही या कम होते ही उसकी यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि एक वायर को खींचा जा रहा है, इधर से भी एक बड़ा पहलवान है, कोई खींच रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पहलवान है, इसका नाम है चड्डी पहलवान, इसका नाम है बड्डी पहलवान। अब चड्डी बड्डी क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, लेकिन ये वायर टूट नहीं रही है। तो मेरे पास आए, सर आप तो पढ़े लिखे हो, बताओ क्या करूं। मतलब ऐसी चिंदी चीज़ें मैं नहीं करता, मैंने उसको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ाया। क्या पढ़ाया, थर्मोडायनामिक्स। और उसने बीच में क्या लगा दी, आग। आग लगाने के कारण इनके जो बॉन्ड, ये एटम बोल रहे थे ना, यंग्स मॉड्यूलस, हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। जब आग लगती है ना, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, वायर को टूटना पड़ेगा। तो इसके कारण इसका इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर ने बॉन्ड की जो एंथैल्पी थी उसको चेंज कर दिया और लूज हो गए और वो टूट गई। क्या समझे, यंग्स मॉड्यूलस डिपेंड ऑन ओनली मटेरियल एंड इट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो क्या रेडियस डिक्रीज होगी, बढ़ेगी, घटेगी, छोटी होगी, इसके घर जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये अगर रबर की वायर है और इसका यंग्स मॉड्यूलस कुछ है तो इसको काट दूं, छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, यंग्स मॉड्यूलस बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सवाल डैश डैश टाइप का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी जब आएगा तो हमें वॉल्यूम मॉड्यूलस के साथ रिलेट करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। पढ़ लेते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस। क्या दे के रखा है हमें, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या सिंबल है कॉम्प्रेसिबिलिटी का, के। कॉम्प्रेसिबिलिटी को क्या सिंबल से हमने पढ़ा है, के। इफ 1 लीटर इज सब्जेक्ट टू प्रेशर, वाटर के बारे में, तो 1 लीटर पानी को सब्जेक्ट टू प्रेशर बाय 4 × 10⁻⁷, तो प्रेशर के बारे में बात हो रही है। द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज, ठीक है। प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश फिर से एक बार करो, डायग्राम बनाते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे हम रोक देते हैं। अब हमें इस प्रॉब्लम को छोड़ के बल्क मॉड्यूलस को पढ़ना चाहिए। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, मैं उसको बीटा नाम दे देता हूँ। क्या होता है बल्क मॉड्यूलस, बताओ।
हाँ नहीं लिखेंगे कैसे उसको, स्ट्रेस, हाँ क्या लिखेंगे उसको, वॉल्यूम स्ट्रेस, हाँ ऐसा लिखते हैं, ये अच्छा लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन, पूरा लिखेंगे डिटेल ताकि रिवीजन हो जाए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, और वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम कॉम्प्रेस होगा, तो मैं लिख देता हूँ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विथ माइनस साइन, क्योंकि जब हम बल्क मॉड्यूलस देखते हैं तो 99% चीज़ें कॉम्प्रेस ही होगी, वॉल्यूम घटेगा उसका, तो इस वी को ऊपर लाता है, ये बल्क मॉड्यूलस है। सो क्या फॉर्मूला बना अल्टीमेटली, यहाँ लिख देते हैं बल्क मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, ये अपॉन के अपॉन ए वी, तो कहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर, डेल्टा वी, ये बन गया आपका बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है पीछे केस में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी के। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी उसका सिंबल है के, और वो होती है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, सो के की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ये वाली 1 अपॉन पी वी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी ऊपर शिफ्ट हो गया, के इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस अपॉन पी वी। ठीक है, मतलब डेरिवेशन करना ही पड़ा, रिवीजन भी हो गई और हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ चुका है। के कॉम्प्रेसिबिलिटी है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, दिस इज अप्लाइड प्रेशर एंड दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है, ये हमने सब सीखा है। ठीक है, लास्ट केस में सब आपको दिख जाएगा। अब मुझे ढूंढना क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। किसके बारे में बात करनी मुझे, डिक्रीज इन, क्या माइनस डेल्टा वी नहीं दिख रहा है, माइनस डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम बदला लेकिन बढ़ने वाला नहीं बदला, घटने वाला बदला, तो क्यों ना मैं पी और वी को उधर शिफ्ट कर दूं। सो माइनस डेल्टा वी दैट इज चेंज और डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू के पी वी। व्हाट इज के, के इज compressibility, and what is the compressibility of water, that is 6 into 10 raised to minus 10 multiplied by the value of pressure applied for this compression, because when you pressurize the water then it become compressed, right? तो कितना प्रेशर है, 4 into 10 raised to 7 and the volume, कितना वॉल्यूम है, कहाँ है, हाँ वॉल्यूम भी दिया है हमें 1 लीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, क्या लिख देता हूं 1 लीटर। लेकिन यहां पे और एक किस्सा हो गया, हमें सब सारी चीजें सीसी में दी है, तो उस सीसी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज सीसी, सीसी होता है क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। याद रखना 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, 1 लीटर होता है 1 सीसी। अब हमें किस में देखे रखा है, वाटर 1 लीटर, और हमें 1 लीटर नहीं चाहिए, आंसर में क्या है, सारे सीसी में, तभी जाके आएगा। तो मैं 1 लीटर को कन्वर्ट कर देता हूं 1000 सीसी में, तो 1000 सीसी मतलब 10⁻3, तब जाके वो सीसी में कन्वर्ट होगा। 1000 लिखना क्या और 10⁻3 लिखना क्या, सेम है। चलो, तो ये -10 है, यहाँ ये +7 और ये +3, कितने हो गए, +10, +10 और -10 कैंसल, तो कितना बच गया, ये यहाँ सीसी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने लीटर का कन्वर्जन सीसी में करता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। आई बात समझ में, तो कितना बन गया 24, और ये क्या आया सीसी। सी ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। चेक कर लेना एक बार आप भी कैलकुलेट करके कि सच में 24 आ रहा है या। तो चलो फटाक से उसको कॉपी करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, अभी मेरे ख्याल से आजकल तो सीटी में नहीं भी पूछेंगे। क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस का इलास्टिसिटी क्या है, क्या है यंग्स मॉडुलस, एक बार एक कॉपी कर लो, ये दोनों के नीचे हम एक साथ उड़ाएंगे। उतारो इसको, काम हो चुके। ठीक है, तो ये चलो शांति रखो, ये आ गया 24 सीसी। तो लास्ट वाला एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी का यूनिट। कोई भी जो मॉडुलस होता है, मैं अभी यंग्स बोला है तो यंग्स लेता हूँ। यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा आपका, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ये आ गया आपका मॉडुलस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया,
और स्ट्रेंथ सबको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेंथ सबको याद रखना है कि उसके कोई डायमेंशन नहीं होते। फोर्स का या यूनिट क्या होता है, फोर्स लिया जाता है न्यूटन में और एरिया लिया जाता है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर को ऊपर ला दो -2। तो ये CET में भी आजकल पूछा नहीं जाता, लेकिन ठीक है गलती से आ गया तो हम उसको देख लेते हैं। 30 नंबर का सवाल एक कंपैरिजन वाला सवाल है और मुझे लगता है कि आपको इसको करना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले भी DPP में हमने कुछ बेसिक सवाल करने की कोशिश की। सेकंड DPP में हमने कुछ चीज़ों को टच किया, जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम लिए, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम किए, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम किए, JEE नीट में पूछे गए सवाल किए। तो चैप्टर जब आप क्लोज कर दो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको उसके MCQ करने चाहिए, PYQs करने चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, तो ये चैप्टर यही क्लोज कर दें और जब भी समय मिलेगा तो इसमें और मैं केवल PYQs से रिलेटेड और कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।